हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ कि मैंने अपनी इस प्रेगनेंसी जर्नी में क्या-क्या फॉलो किया है, किन बातों का ध्यान रखा है। बहुत बार आप लोगों ने मुझे कमेंट करके पूछा है कि मैं शेयर करूँ अपना एक्सपीरियंस कि मैंने जैसे कि खाने में क्या लिया, मैंने मेंटली अपने आप को कैसे प्रिपेयर किया। आप लोगों ने मेरी पूरी प्रेगनेंसी जर्नी देखी है, तो मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों बैंगलोर में रहते हैं। अकेले हमने ये पूरी जर्नी मैनेज की है और बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स भी आए। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही मुझे 8th वीक में ही सबक्रियोनिक हेमरेज हो गया था, जिसमें कि इंटरनल ब्लीडिंग होती है, जिसकी वजह से मुझे कंप्लीट बेड रेस्ट में बोल दिया गया। उसके बाद मुझे लो लाइंग प्लेसेंटा आया, फिर वो ठीक हुआ। तो उसके बाद धीरे-धीरे उतार-चढ़ाव रहे हैं। सेकंड ट्राइमेस्टर में मेरे पैरों में नमनेस आ गई, जो कि अब तक चली आ रही है। बहुत कुछ होता रहा। ऑफ कोर्स 9 महीने की जर्नी है, तो स्मूथ तो जा नहीं सकती। कुछ ना कुछ रिपोर्ट्स में ऊपर-नीचे आता रहेगा, आपको टेंशन कभी ना कभी कुछ ना कुछ होती रहेगी। पर फिर भी हमने उसको कैसे मैनेज किया अकेले, कैसे अच्छे से हमने पूरा ये टाइम पीरियड निकाला है, जो आपने व्लॉग में देखा ही होगा। तो आज मैं उसमें से कुछ-कुछ पॉइंट्स जो है, जो मुझे लगता है शेयर करना चाहिए आपसे, जो मैंने फॉलो किया है इस प्रेगनेंसी में, जिसने मुझे बहुत हेल्प करी है मेरी जर्नी को आसान बनाने में, वो मैं शेयर करने जा रही हूँ और आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगे और इन्फॉर्मेटिव लगे। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग से सोच ली थी, ठान ली थी कि वो तो मुझे करना ही करना है, और वो है पॉजिटिव माइंडसेट। अब ये सुनने में बहुत ही ज़्यादा क्लीशेड लगता है, बहुत ही ज़्यादा बुकिश लगता है कि पॉजिटिव माइंडसेट रखना। हाँ, एक दिन के लिए सही लगता है, फिर नेक्स्ट डे से कुछ ना कुछ तो हो जाता है। पर एक्चुअली मैंने थ्रू आउट प्रेगनेंसी इस चीज़ को गाँठ बाँध लिया था कि चाहे मेरे हार्मोन्स ऊपर-नीचे खेले मेरे साथ, चाहे मेरा बॉडी मुझे कुछ ना कुछ ऊपर-नीचे सिग्नल दे, या मुझे मूड स्विंग्स लगे, या कुछ भी मेरे अराउंड हो रहा है जो मुझे अच्छा ना लगे, मुझे लेकिन अपने आप में पॉजिटिविटी बनाए रखनी है। और इस चीज़ पे क्योंकि एक है फ़ायदा मेरे साथ कि मैं काफ़ी सालों से प्रैक्टिस करती आ रही हूँ, क्योंकि आपको पता है मैनिफेस्टेशन, एलओए, ये सब मैं प्रैक्टिस करती हूँ, आपसे भी शेयर करती हूँ। तो थोड़ा मेरे लिए आसान है इस पॉजिटिव माइंडसेट को रखना। पूरी इनफर्टिलिटी की जर्नी रही है 2 साल में, उसमें भी मैंने आपसे शेयर किया कि मैंने कैसे अपनी माइंडसेट को पॉजिटिव रखा, ताकि मैं पॉजिटिव रिज़ल्ट अट्रैक्ट कर सकूँ। तो ऑफ कोर्स प्रैक्टिस है बहुत सालों की, तो आसान हो जाता है। पर फिर भी प्रेगनेंसी तो लाइफ में फर्स्ट टाइम ही फेस कर रही थी ना, हार्मोन्स तो सबके ऊपर नीचे होते हैं और हार्मोन का असर भी होता ही होता है। पर मुझे पता था कि कुछ ना कुछ तो रहेगा, मुझे कहीं न कहीं हो सकता है दुखी फ़ील हो, मुझे अच्छा फ़ील ना हो, कभी मैं निराश हो जाऊँ, कभी कुछ दिमाग में ख़्याल आ जाए। पर उन सब का असर मेरी हेल्थ पे पड़ेगा, और मेरे माइंडसेट का जो असर है वो मेरे बच्चे पे पड़ेगा। इस चीज़ की मुझे पूरी अवेयरनेस थी, इसीलिए मैंने पॉजिटिव माइंडसेट को बना के रखा। नाउ मेरे लिए ये करना इसलिए आसान था, जैसा मैंने कहा मैं बहुत सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ। क्योंकि कोई मेरे आस-पास ऐसा है भी नहीं जो मुझे ऐसा कुछ दे दे जिसकी वज़ह से मुझे गुस्सा आ जाए, मेरा मन उदास हो जाए। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि उनके पास ऐसे कुछ लोग होते हैं, फैमिली मेंबर्स भी होते हैं जिनके बनती नहीं है, जिनकी वज़ह से आपका मूड स्विंग्स ज़्यादा बढ़ जाता है, आप थोड़ा-सा निराश हो जाते हो। उस केस में डिफ़िकल्ट है, आई एग्री। एंड मेरे साथ वैसा नहीं था, मैं और मेरे हस्बैंड ही रहते हैं, पर हस्बैंड से भी बहुत लोगों का मनमुटाव हो जाता है इस टाइम पे। आप कुछ बोल रहे हो, वो कुछ समझ रहे हैं, आप चाहते हो किसी और तरीके से चीज़ों को देखना, वो कैसे और देख रहे हैं, तो वो तो हर कपल के साथ होता है। पर वो मेरे अंदर एकदम थी विल पावर कि मुझे एकदम टेंशन नहीं लेना है, बातों को जाने देना है, एकदम से हवा में कर देना है, बात को खींचना नहीं है, पॉज़िटिव रहना है, अच्छे मन से शांत रहना है। जितना मैं शांत रहूँगी, उतना अच्छे से मेरा बॉडी भी फ़ंक्शन करेगा, मेरा माइंड भी शांत रहेगा, बच्चे पे भी असर पड़ेगा। तो ये मैंने ये बहुत ज़्यादा फ़ॉलो किया है, गाँठ मान लीजिए इस बात को कि अगर आप कर सकते हैं तो ज़रूर करिए। नाउ दूसरी चीज़ जो मैंने करी है वो है नेगेटिव माइंडसेट के लोगों से डिस्टेंस कर लिया। अब मैं तो चलिए पॉज़िटिव हो जाती हूँ, मैं तो सोच लेती हूँ, पर हो सकता है कि कोई आपके लाइफ़ में ऐसा हो सकता है मेरी लाइफ़ में ऐसा हो जिनका माइंडसेट बहुत नेगेटिव है, जिनसे बात करके मुझे ड्रेन्ड फ़ील होता है या मुझे अच्छा नहीं लगता, तो उन लोगों से मैंने तुरंत कट ऑफ कर दिया, क्योंकि मेरे लिए इस फ़ेज़ में इतनी मुश्किल से मैंने कंसीव किया, 2 साल की जर्नी रही मुझे इनफर्टिलिटी की, आपको पता ही है। तो ऐसे में मेरे पास ये 9 महीना बिल्कुल उन लोगों को देने के लिए नहीं था, जो मुझे हमेशा जब भी बात करे तो कुछ ऐसा बोल दे जो मुझे ट्रिगर कर जाए, या कुछ ऐसा बोल दे जो मुझे अच्छा ना लगे। क्योंकि आपको पता होगा स्टार्टिंग में ही मेरे जो पापा हैं वो गुज़र गए, तो वो भी फ़ेज़ ऐसा था जब मुझे ये बार-बार अपने आप को रिमाइंड करवाना था कि शांत रहना है, पॉज़िटिव रहना है, इट्स ओके। बहुत सारी चीज़ें अपने आप को प्रिपेयर करवानी थी। तो मैंने ये चीज़ फ़ॉलो किया कि जिन लोगों ने मेरे पापा के गुज़रने के बाद मुझे बिल्कुल भी कंसोल नहीं किया, कॉन्टैक्ट नहीं किया, या अगर किया भी तो कुछ ऐसा बोल दिया जिससे मुझे और दुःख हो जाए, उन सब लोगों को मैंने पुड़िया बना के एकदम से हटा दिया लाइफ़ से कि ठीक है, अभी 9 महीने मेरे पास इन फ़िज़ूल के लोगों से बात करने का, डिस्कस करने का, रिश्ता जोड़ने का बिल्कुल टाइम नहीं है। सब लोग ये नहीं कर पाते, डिफ़िकल्ट होता है।
ऐसे कट ऑफ करना किसी रिलेटिव को आपकी लाइफ से या पहचान वाले को। पर मैंने सोच लिया, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं बहुत सालों से मेरी मम्मी को गुज़रे हुए अब लगभग 12 साल हो गए हैं, 12 से भी ज़्यादा थोड़ा। तो मैं ऐसे लोगों का एनकाउंटर होता रहा है। उस टाइम पे भी बहुत ऐसे लोग थे जिसने मुझे कंसोल नहीं किया, मेरे से कॉन्टैक्ट नहीं किया, उल्टा मेरे बारे में गलत बातें फैलाई, बहुत सारी चीज़ें मेरे इर्द-गिर्द उन्होंने करी जो अच्छा नहीं था। पर तब मैं बच्ची थी, तब मुझे आइडिया नहीं था कि ये लोग ठीक नहीं है। मैंने उनसे फिर भी रिश्ता रखा आगे जाके। फिर धीरे-धीरे करके समझ में आया कि लोग कैसे होते हैं, और अगर आप ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से नहीं कट ऑफ करोगे तो वो लीच की तरह आपका खून चूसते रहेंगे। पर ये फ़ेज़ मेरे को ऐसा था कि नहीं, मुझे बिल्कुल शांति चाहिए। जो चीज़ मुझे ट्रिगर कर रही है अभी, मुझे उसके आस-पास नहीं रहना, उनसे ज़्यादा कॉन्टैक्ट नहीं रखना। तो जिन लोगों ने मेरे पापा के बाद में बिल्कुल मेरे साथ में अच्छा व्यवहार नहीं किया, अगेन कॉन्टैक्ट नहीं किया, अगेन कुछ नहीं किया, मैं समझ गई कि ये लोग गुड फॉर नथिंग है, उनको मैंने हटा दिया। अब ऐसे लोगों से कॉन्टैक्ट हटा देने से क्या हुआ ना, बहुत पीस ऑफ माइंड हो गई, कुछ ट्रिगर होता ही नहीं था। सिर्फ़ उन्हीं लोगों को रखा जो मुझे अच्छे लगते हैं, जो मेरे साथ हमेशा रहे हैं, जो मेरे अ, हमेशा हर समय में रहे हैं। तो जब मेरे पापा गुज़रे वो मेरा बुरा समय था। बुरा समय में जब आप मेरे साथ नहीं हो तो फिर अच्छे समय में क्या ही ज़रूरत आपकी। तो मैंने वो किया। तो अगर आप ये कर सकते हैं नेगेटिव लोगों को टाटा बाय-बाय, तो आपका प्रेगनेंसी बहुत स्मूथ होगा, ट्रस्ट मी। उसके बाद मैंने किया गर्भ संस्कार का क्लासेस, वो भी मैंने आपसे व्लॉग में शेयर किया कि फिज़िकली तो नहीं पॉसिबल हो पाया, पर मैंने आई मम्स करके एक वेबसाइट है, उनके थ्रू उनका क्लास किया 2 दिन का। कुछ आई गेस 3-3 घंटे, 6 घंटे का कोर्स था ऐसा कुछ। उससे मुझे बहुत हेल्प मिली। तो गर्भ संस्कार के बारे में आप पढ़ सकते हैं, यूट्यूब में वीडियोज़ देखिए, गूगल करिए, तो बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, या ऐसा कोई क्लास ले लीजिए। उससे आपको चलता है पता कि आपके माइंडसेट का आपके बच्चे पे कितना असर पड़ता है। दो मुझे ये सब चीज़ें पता थी बिकॉज़ इट्स पार्ट ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन ओनली, बट स्टिल फिर से एक रिमाइंडर होना अच्छा लगता है। तो अगर आप नेगेटिव सोचते हो, उदास रहते हो, रोते हो, परेशान रहते हो, तो अपने बच्चे के अंदर भी आप वही सारे इमोशंस ट्रांसफर करते हो। तो यानी कि अगेन सेम बात हो जाती है पॉजिटिव रहना। तो क्लास में मुझे एपिजेनेटिक्स के बारे में पता चला, व्हिच वाज़ अ वेरी न्यू टॉपिक फॉर मी। एपिजेनेटिक्स क्या है, थोड़ा इसके बारे में पढ़िए, तो उससे क्या होता है कि अगर आपके बच्चे का आपको लगता है कि जो जेनेटिक्स है वो आप चेंज तो कर नहीं सकते, वो तो सही बात है आपके फ़ोर-फादर से आता जा रहा है, पर फिर भी कुछ चीज़ें हैं जो आप कंट्रोल कर सकते हैं। अपने माइंडसेट से बच्चा गर्भ में है तो चेंज कर सकते हैं। उस टर्म को एपिजेनेटिक्स बोला गया है, उसके बारे में पढ़िए, वो भी मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो इस तरीके से वहाँ पे कुछ मुझे रागास के बारे में इन्फॉर्मेशन मिले कि किस प्रेगनेंसी के किस-किस ट्राइमेस्टर में आप कौन-कौन से राग सुन सकते हैं जिसका बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत अच्छा असर होता है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं हर ट्राइमेस्टर में जो मैंने राग सुना है, वो सारे रागास का नाम लिख दूँगी। आप यूट्यूब पे सर्च करोगे वो सारे आपको मिल जाएँगे। रोज़ सुबह, शाम, दोपहर जब भी मन करे आपको 15 मिनट के लिए ही सही, अगर टाइम नहीं मिलता है, हेडफ़ोन लगा के आप उन राग को सुनिए, बच्चे पे उसका बहुत अच्छा असर पड़ता है। तो ओवरऑल गर्भ संस्कार क्लास करके मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैंने फिर इसके बारे में और भी पढ़ाई करी और रिसर्च करी, और जो-जो चीज़ें मुझे लगा हाँ, फ़ॉलो करना है मैंने किया। उसके बाद एक चीज़ और जो मैंने फ़ॉलो की, मैंने बार-बार बताया व्लॉग में, वो है टॉकिंग टू द बेबी इन माय वूम्ब। मैंने इस पे भी वीडियोज़ में बहुत बार बोला है कि बच्चा जो आपके गर्भ में है, उससे आपको बात करना स्टार्ट करना चाहिए। तो आप इनिशियली फर्स्ट से ही कर दो, फर्स्ट मंथ से कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर देखा जाए तो 5th मंथ से जो होता है, बच्चे की भी कॉन्शियसनेस जाग जाती है। वो सुन सकता है, समझ सकता है, आपके इमोशंस के थ्रू पास होता है सब कुछ। तो मैंने बात करना स्टार्ट किया, मेरे हस्बैंड ने बात करना स्टार्ट किया। एकदम नॉर्मल जैसे आप बात करते हो, कोई बच्चा आपके सामने हो उस तरीके से, तो उसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा होता है, उससे कनेक्शन बहुत अच्छा बैठता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो वो भी मैंने फ़ॉलो किया, बुक भी मैंने पढ़ा इसके बारे में, मैं वो बुक का लिंक दे दूँगी, वो बुक से भी आप सीख सकते हो कि आप कैसे बच्चे से बात कर सकते हो। बेसिकली गर्भ संवाद करना मैंने स्टार्ट किया, तो वो भी मैंने पूरी प्रेगनेंसी फ़ॉलो किया है, और मुझे अमेज़िंग लगता है उसका रिज़ल्ट, और जो बॉन्ड है वो समझ में आता है, टच वुड। उसके बाद विजुअलाइज़ेशन मैंने, वैसे तो मैं हमेशा से फ़ॉलो करती आती हूँ, अगेन एलओए का प्रैक्टिस में तो विजुअलाइज़ेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। पर मैंने इस प्रेगनेंसी में अपनी हेल्दी प्रेग्नेंट बॉडी को बार-बार विजुअलाइज़ किया, एक हेल्दी बेबी को बार-बार विजुअलाइज़ किया, आँखें बंद करके बेसिकली शांति से आपको विजुअलाइज़ करना है। तो ये बहुत हेल्प करता है, और सिर्फ़ प्रेगनेंसी के लिए ही नहीं, लाइफ़ के किसी भी फील्ड में कुछ भी आपको अट्रैक्ट करना हो, तो आप विजुअलाइज़ करना स्टार्ट करिए। बहुत ही आपको आराम भी लगेगा, और वो आप अट्रैक्ट भी कर पाओगे अगर आपकी माइंड पावरफुल हो तो। तो वो भी मैंने प्रैक्टिस किया। खाने-पीने की बात करें, देखिए मैं कोई डायटीशियन डॉक्टर तो हूँ नहीं कि मैं उतना रिकमेंड करूँ, सबकी बॉडी अलग है, सबके प्रेगनेंसी जर्नी अलग है, सबके रिपोर्ट्स अलग हैं। मैंने ये फ़ॉलो किया कि जब से मुझे चला पता कि मैंने कंसीव कर लिया है, मैंने टेंडर कोकोनट वाटर यानी कि नारियल का पानी पीना स्टार्ट कर दिया। कई बार मैंने व्लॉग में बोला है, हर दिन मैं पीती थी पहले 1, और अभी 3rd ट्राइमेस्टर में आकर के मैंने कभी-कभी 2 भी पीना स्टार्ट किया, और अभी फाइनल जब से मेरा 9th मंथ स्टार्ट किया है, मैं 2 ही पीती हूँ रोज़। तो हाँ, वो मैंने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया। सेकंड ट्राइमेस्टर से मुझे प्रोटीन बोला गया पीने के लिए, पाउडर दिया था डॉक्टर ने, तो वो पीना स्टार्ट किया प्रो पीएल करके।
उसके पहले फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही प्रोटीन जैसे कि चिकन के फॉर्म में आप ले सकते हो, पनीर के फॉर्म में ले सकते हो आप, सब्जियों में जैसे भी मिलता है वहाँ से आप ले सकते हो। पर मैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नॉन-वेज नहीं खाना प्रेफ़र करती थी, मन नहीं करता था, पर एग खाती थी ज़रूर, बॉइल्ड एग। तो उस फॉर्म में मैं स्टार्टिंग से खा रही हूँ, मूँग दाल खा लीजिए, वो सब खाइए। तो बेसिकली प्रोटीन इंटेक रखना चाहिए। बाद में सेकंड ट्राइमेस्टर से मैंने प्रोटीन पाउडर भी स्टार्ट कर दिया। सोक्ड ड्राई फ्रूट्स भी मैंने उसी दिन से स्टार्ट कर दिया जब से मुझे पता चला कि मैंने कंसीव कर लिया है। बहुत लोग सोचते हैं कि सेकंड ट्राइमेस्टर से स्टार्ट करना चाहिए, पेट को गर्म करेगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। सोक्ड ड्राई फ्रूट्स कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो रात को मैं अखरोट और बादाम ये भिगो के रख देती थी, सुबह खाती थी। एकदम स्टार्टिंग से मैंने स्टार्ट कर दिया। मुझे 5th वीक में चल गया था पता कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। सोचिए 5th वीक से लेकर के मैं वो आज भी फॉलो कर रही हूँ। तो वो भी अच्छा रहता है बहुत ही ज़्यादा। उसके अलावा नॉर्मल खाना-पीना, पानी बहुत ज़्यादा पीती हूँ, मुझे प्यास भी टच वुड लगती है तो कोई दिक्कत नहीं आती, पर पानी काफ़ी ज़्यादा पीती हूँ मैं और मैं लेफ्ट साइड सोती हूँ। अभी देखिए डॉक्टर भी आपको यही रिकमेंड करेगी प्रेग्नेंट हो तो कि लेफ्ट साइड सो या राइट सो लो थोड़ी देर के लिए, पर स्ट्रेट मत सोना। मुझे बहुत लोग के सुनने में आपको आता होगा कि बहुत दिक्कत होती है, बैक में पेन होता है, आदत नहीं है, पर लकीली मुझे आदत थी क्योंकि बचपन से मेरे पेरेंट्स ने एनकरेज किया था लेफ्ट तरफ सोने के लिए। मेरे पापा डॉक्टर हैं, तो आपको पता ही है डॉक्टर के घर में थोड़ी चीज़ें होती हैं जो आपको सिखा दी जाती हैं। कहीं खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा, लेफ्ट तरफ सो। तो लेफ्ट तरफ सोने की इतनी आदत है कि वो आदत रह गई। तो प्रेगनेंसी में भी ऐसा कॉन्शियसली कुछ सोचना नहीं पड़ा, बॉडी ऑटोमेटिकली लेफ्ट ही हो जाती थी। पर आपको ये मेंटेन करना है, लेफ्ट तरफ सोना है। थोड़ी देर के लिए आप राइट भी सो लो कोई नहीं, पर एकदम स्ट्रेट नहीं सोना है। बैक पे स्पेशली सेकंड ट्राइमेस्टर से तो बिल्कुल अवॉइड करना है और पेट के बल तो सोना ही नहीं है। तो हाँ, ये भी हमेशा फॉलो किया, लेफ्ट साइड में सोई मैं। उसके बाद मैं मेडिकली अवेयर रही। मैंने आपको कई बार व्लॉग में शेयर किया है। मैंने बुक्स पढ़े, रिसर्च किया कि मेरे बॉडी के साथ क्या हो रहा है, हर एक वीक में क्या डेवलपमेंट हो रही है। तो सब कुछ का मुझे पता हो, कोई भी ऐसा हैरानी ना हो अगर डॉक्टर कुछ बोले या रिपोर्ट्स कैसे पढ़ना है, उसकी नॉलेज लेना। तो मैं कुछ बुक्स रिकमेंड कर दूँगी आपको, मैंने पहले व्लॉग में भी शेयर किया जो बुक्स मैंने प्रेगनेंसी में फॉलो किए हैं, जिसने मुझे बहुत हेल्प करी है। और बेसिकली मतलब नॉलेज लेना कि क्या चल रहा है ताकि आप अवेयर रहो, कोई मिथ में ना पड़ो, मेडिकली आपको पता हो आपके बॉडी में क्या चल रहा है, कब क्या लेना है, कब कौन-सा अल्ट्रासाउंड करवाना है। अल्ट्रासाउंड जभी भी ज़रूरत पड़ी मैंने करवाया। बहुत लोग डरते हैं कि अल्ट्रासाउंड बेबी की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। अल्ट्रासाउंड जो है वो साउंड वेव्स पे काम करता है, उसमें कोई भी हार्मफुल रेज़ नहीं निकलता। तो मेरी प्रेगनेंसी में तो मुझे लगता है अब तक आई डोंट नो मेरे पास 12-14 बार अल्ट्रासाउंड हो चुका है एंड बिल्कुल करवाना चाहिए। तो वो सब अवेयरनेस मैंने हमेशा रखी तो टेंशन नहीं रही मुझे। उसके बाद में बेली मॉइस्चराइज़ेशन मैंने की है, तो बहुत लोग मुझे पूछते हैं स्ट्रेच मार्क्स के लिए क्या किया आपने? आप क्या लगाते हो? देखिए स्ट्रेच मार्क्स अनअवॉइडेबल है क्योंकि ये जेनेटिक है, तो अगर आपको आने हैं तो आएँगे। अगर आपकी मम्मी को है, नानी को है, दादी को है, आप मतलब जेनेटिक है बेसिकली तो वो आ ही जाते हैं। किसी-किसी को एकदम एंड में आते हैं, किसी-किसी को पहले नहीं दिखते हैं पर डिलीवरी करके आने के बाद दिखने लग जाते हैं। तो इसका कोई ऐसा श्योर शॉट नहीं है कि नहीं ही होगा अगर आप ये काम करोगे। लेकिन फिर भी अगर आप मॉइस्चराइज़ेशन रखते हो ना थ्रू आउट प्रेगनेंसी, तो जो उसकी इंटेंसिटी है वो कम हो सकती है। तो मॉइस्चराइज़ रखना है बेली को। तो मैंने नारियल तेल यूज़ किया है, ऑर्गेनिक नारियल तेल, मैं उसका भी लिंक दे दूँगी, वो भी लगाया है। साथ में मैंने लगाया है एक पामल्स का करके आता है, कोका बटर करके, वो भी मैंने लगाया है। तो जब थोड़ा ठंडा मतलब मौसम ठंडा रहता है तो मैं वो लगा लेती हूँ। पर जब गर्मी होती है ना तो वो मुझे उतना कंफर्टेबल नहीं लगता है, तो मैं वो ऑन एंड ऑफ मतलब लगाती रही हूँ। और तीसरा चीज़ है वो है बायो ऑयल, तो बायो ऑयल ही मैंने लगाया है। बायो ऑयल का फ़ायदा ये है कि नारियल तेल फिर भी चिपचिपा रहता है, कपड़ों में लग जाएगा ऐसा कुछ। बायो ऑयल में देखती हूँ कि बहुत अच्छे से एब्ज़ॉर्ब हो जाता है, स्मेल भी अच्छी आती है। तो बायो ऑयल, कोकोनट ऑयल और ये पामस का ये कोका बटर, ये 3 चीज़ मैंने यूज़ किया है थ्रू आउट प्रेगनेंसी। आप एकदम फर्स्ट ट्राइमेस्टर से स्टार्ट कर दो, फर्स्ट मंथ से स्टार्ट कर दो, वेट मत करो कि जब वेट गेन होगा, पेट बढ़ेगा, फिर देखा जाएगा, पहले से स्टार्ट कर दो। पर जब बेली ग्रो करने लगे तब तो मेक श्योर करिए दिन में आप 3 से 4 बार करते हो। एक चीज़ और मैं फ़ॉलो करती हूँ हमेशा कि जब शावर लेने जाती हूँ ना, उससे पहले एक बार अच्छे से ऑयलिंग कर लेती हूँ स्टमक पे, फिर शावर लेती हूँ। इससे क्या होता है जब आप कोई भी लगाओगे ना सोप या फिर बॉडी वॉश, तो वो आपके बॉडी को ऑफ कोर्स मॉइस्चर जो है वो ले लेगा, ड्राई करेगा। जब तक आप नहाओगे, बॉडी वाइप करोगे, तब तक का टाइम भी आपको क्यों देना है बॉडी को? तो इसीलिए पहले ही लगा लीजिए कोकोनट ऑयल, फिर शावर लीजिए, तो आपका क्या होगा ना वो कभी भी ड्राइनेस ही नहीं आएगी। तो ये मैं फ़ॉलो करती हूँ हमेशा नहाने से पहले। तो यही है स्ट्रेच मार्क्स के लिए इतना ही फ़ॉलो किया। अब आएगा नहीं आएगा वो तो फाइनल डिलीवरी के बाद ही पता चलेगा, तो मैं व्लॉग में आपको बता दूँगी। एंड इन सब के अलावा जो चीज़ मुझे बड़ी हेल्प करी है बहुत ज़्यादा, वो ये है कि थर्ड ट्राइमेस्टर के आई मीन 8th मंथ से आप बोल सकते हो मैंने शॉपिंग स्टार्ट कर दी बेबी के लिए एंड दिस वर्क्ड फॉर मी एज़ अ थेरेपी।
मतलब क्या होता है ना 8th मंथ आते-आते थोड़ा-सा हो जाता है ना कि आपको लगता है कि अब समय नज़दीक आ रहा है, कुछ बॉडी में भी आपको ज़्यादा चेंजेज़ हो जाते हैं। वेट जो है वो बढ़ जाता है बेबी का तो आपके पेट में वज़न लगता है। बहुत बार आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो जा कर तो रहता ही है प्रॉब्लम लास्ट-लास्ट में रात को उठना पड़ता है। तो ओवरऑल जो है मन जो है खींचता है उस तरफ में कि सब ठीक है कि नहीं, तो टेंशन भी रहता है। तो ओवरऑल उस चीज़ को से अपना माइंड को डाइवर्ट करने के लिए ना ये शॉपिंग थेरेपी मुझे बहुत काम आई है। तो आपने व्लॉग्स में देखा होगा 8th मंथ से ही मैंने स्टार्ट कर दिया बेबी की चीज़ों को लेना, खुद के लिए जो ज़रूरत पड़ेगी पोस्टपार्टम में, बेबी को जो ज़रूरत पड़ेगी, तो वो क्या हो गया एक टाइप का ना मेरे लिए बड़ा रिलैक्सिंग रहा। मज़ा आया रिसर्च करने में, शॉप करने में, उसके लिए चीज़ें लेने में, तो ना समय बड़ा आसानी से मेरा कटा 8th मंथ वाला, वरना वो बहुत भारी भी हो सकता है कि आपको लगे अरे यार समय गिन रहे हो बैठ के। मुझे कभी फ़ील ही नहीं हुआ कि समय गिन रही हूँ या बॉडी में ये हो रहा है तो इरिटेशन हो रही है। कब होगा, क्या होगा, टेंशन ही नहीं फ़ील हुआ मुझे। मैं बस अपना आराम से शॉपिंग किया मैंने किया, प्रिपरेशन करी, व्लॉग में आपसे शेयर किया। एक वो हैप्पीनेस रहा मुझे, 1.5 महीने लगभग तो लग गए मुझे सब कुछ शॉप करते-करते, बड़ा अच्छा लगा। तो ये सब चीज़ें ना थ्रू आउट प्रेगनेंसी जो मैंने फ़ॉलो किया है, इसने मुझे हेल्प करी एंड ऑफ कोर्स मेंशन तो करना ही है, स्पेशल मेंशन है मेरे हस्बैंड, वर्क फ्रॉम होम रहता है, उनका घर पे है, वो उन्होंने मुझे बहुत हेल्प करी है। चाहे मैं जब बेड रेस्ट पे थी तब हो या ऐसे भी थ्रू आउट हो, तो आपका लाइफ पार्टनर अगर अच्छा हो, आपसे जमती हो उसकी साल हमारी मैरिज जो है वो 11 साल की मैरिज है, तो एक अंडरस्टैंडिंग, एक फ्रेंडशिप, एक बॉन्ड है, तो उससे बहुत हिम्मत मिल जाती है, अच्छा लगता है। फिर आप लोग हो, व्लॉग्स बनाया, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन शेयर करी, घूमने गए, हम लोग बेबी मून पे गए, 3 बार इनफैक्ट गए, 2 बार स्टेकेशन किया बैंगलोर में, 1 बार हम लोग केरला गए, तो उसका एक्साइटमेंट रहा। मैटरनिटी शूट प्लान किया मैंने, आपने वीडियो देखा होगा, नहीं देखा है तो चेक करिएगा, उसकी एक्साइटमेंट रही। कभी अपने आप को गिफ्ट रिवॉर्ड दिया मैंने, ज्वेलरी के फॉर्म में, एप्रिसिएशन के लिए की सब कुछ, तो उससे भी खुशी मिली। तो मतलब मैं खुशी प्लान करती रही और खुद से, ऐसा नहीं कि कोई करके दे दे, किसी के भरोसे रहेंगे तो फिर नहीं भी हो सकता है। खुद मतलब पूरी ज़िम्मेदारी अपने हाथ में ली अपनी प्रेगनेंसी की, मुझे खुश रहना है, मुझे एक्टिव रहना है, मुझे व्लॉग भी बनाते रहना है, आपसे शेयर भी करते रहना है, सब कुछ के लिए अवेयर रहना है एंड इस फेज़ को एन्जॉय करना है, क्योंकि 2 साल का स्ट्रगल था, इनफर्टिलिटी थी, बहुत ज़्यादा विश किया, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट किया इस प्रेगनेंसी को, और अब जब ये मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो मुझे इस पल को बस जीना है, अच्छे से जीना है एंड एक हेल्दी बेबी को इस दुनिया में लाना है। बाकी कोई मेरे लिए भी प्रायोरिटी नहीं है। मेरे लिए प्रायोरिटी अभी मैं और मेरा बेबी, और मेरे हस्बैंड तो बोलने की बात ही नहीं है। पर मैं और मेरा बेबी है मेरे लिए अभी। मैंने उसी को बस फ़ॉलो किया। इससे मेरी टचवुड जर्नी अभी तक ऐसी है। अब डिलीवरी कैसी होती है, पोस्टपार्टम कैसा होता है, वो सब तो व्लॉग में शेयर करूँगी ही। पर 9 महीने जिसे निकले हैं, मुझे पूरी 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 उम्मीद नहीं बोलूँगी, विश्वास है कि आगे भी सब कुछ अच्छा होगा। तो आई होप आपको भी इससे कुछ हिम्मत आई हो, कुछ नॉलेज मिला हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिएगा, कुछ लिंक्स भी दिया है, रागास के बारे में भी आपको बता दिया है, तो उसको आप देख लीजिएगा एक बार, तो आपको भी हेल्प हो जाएगी। चलिए फिलहाल इसी के साथ मैं आज का ये वीडियो यहीं तक रखती हूँ। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा हो, अच्छा लगा है तो लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मैं मिलूँगी आपसे अगली बार, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और मेरे वीडियोज़ को देखते रहिए। बाय बाय।